अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। लेक्चर्स की इस सीरीज़ में हम कंटेम्परेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा 9th एडिशन बाय जोसेफ गैलियन का सलूशन डिस्कस किया करेंगे इंशाल्लाह। तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो चैप्टर नंबर 0 होगा, जिसका नाम है प्रीलिमिनरीज। ठीक है जी। तो उसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी, फॉर n इज इक्वल टू 5, 8, 12, 20 एंड 25 फाइंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस दैन n, यानी कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए जो कि लेस दैन n हो। और n क्या है हमारे पास, ये डिस्कस्ड है अलग-अलग से। ठीक है जी, n हमारे पास अलग से डिस्कस है। n इज इक्वल टू 5 है, n इज इक्वल टू 8 है, 12 है, 20 है, 50 25 है। ठीक है जी। और हमने सारे पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं जो n से छोटे हों और n के साथ रिलेटिवली प्राइम हों। ठीक है जी। तो देखें जी, रिलेटिवली प्राइम की डेफिनेशन होती है कि a और b आपस में रिलेटिवली प्राइम होंगे अगर उनका जीसीडी 1 होगा। तो n इज इक्वल टू 5 के से लेस हमारे पास 1 2 3 4 है। और अगर हम देखें तो ये सारे ही रिलेटिवली प्राइम है 5 के साथ। और 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे जी 1 3 5 7, इनका जीसीडी ठीक है 1 आता है। और 12 के साथ देखें जी 1 5 7 11 है। तो यही 4 क्यों है, 4 क्यों है। अगर हम 6 देखते हैं तो 12 और 6 के दरमियान 2 भी कॉमन आता है, 3 भी कॉमन आता है, 6 भी कॉमन आता है, 1 भी कॉमन आता है। लेकिन हमने वो निकालने का जिनमें कॉमन सिर्फ 1 आता हो। ठीक है जी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर सिर्फ 1 हो। और 20 के आते हैं जी 1 3 7 9 11 13 17 19। और 25 के 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 डिटरमाइन, यहाँ पे हमने जीसीडी फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करना है। तो 2 और 10 का जो जीसीडी होगा ना, जीसीडी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दैट डिवाइड टू नंबर्स, जो कि दोनों नंबरों को डिवाइड करता हो। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है जी, जो कि दोनों नंबरों पर डिवाइड होता हो। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं ए और बी, उनका जो जीसीडी है वो डी आ रहा है। ठीक है जी। तो इसका मतलब है जो डी होगा वो ए को भी तकसीम करेगा, बी को भी तकसीम करेगा। अगर ए और बी का एलसीएम हमारे पास सी आ रहा है, तो इसका मतलब है ए जो होगा वो सी को तकसीम करेगा और बी जो होगा वो भी सी को तकसीम करेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे सिंपली जीसीडी फाइंड करने के लिए हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं और उनमें से जो कॉमन आते हैं ना वो हमारे पास जीसीडी में चले जाएंगे। और एलसीएम में कौन से जाएंगे जी, जो कॉमन आते हैं उन्हें हमने लिख लेना है और जो कॉमन नहीं आते उन सबको भी लिख लेना है। तो उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो कॉमन आए वो 1 और 2 हुए, तो वो जीसीडी में चले गए मल्टीप्लाई होने के बाद। और एलसीएम में देखें कॉमन हमारे पास 1 और 2 थे, वो भी लिख लिया हमने। और जो कॉमन नहीं आया वो 5 था, वो भी लिख लिया। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 10 आंसर है, ये एलसीएम आ गया। ठीक है जी। और सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए 20 और 8, यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है वो 1 2 2 है, तो ये जीसीडी में चले गए मल्टीप्लाई होने के बाद। और एलसीएम में कौन से गए जी, जो कॉमन आ रहे हैं वो भी और जो रिमेनिंग बच गए हैं ना वो भी, 2 भी और 5 भी, वो भी साथ में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी। वो आ गया आंसर उसका एलसीएम का 40। इसी तरह आपने 12 और 40 का फाइंड करना है। ठीक है जी। और 21 और 50 का एलसीएम और जीसीडी। इस तरह पी स्क्र क्यू स्क्र और पी इंटू क्यू क्यूब का। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास डिटरमाइन 51 मोड। ये हमें उसने ना 8 पार्ट्स दिए हैं, तो इसने कहा कि मॉड फाइंड करना है जी नंबर्स का। तो जब हम मॉड की बात करते हैं तो दरअसल हम रिमाइंडर की ही बात कर रहे होते हैं। तो कह रहा है जी 51 मॉड 13 फाइंड करें। तो जब हमने 51 मॉड 13 फाइंड करना तो हमने 51 को 13 पे डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर बचेगा ना वो इसका आंसर होगा। तो देखें जी, जब हमने 51 मॉड 13 फाइंड किया तो 13 3 बार 39 होता है। तो जो रिमेनिंग बचा जी वो 12 बचा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 12। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर 2 आएगा। जो थर्ड पार्ट है वहाँ पे हम उसका आंसर भी 2। फोर्थ पार्ट का आंसर 10 आएगा जी। ठीक है। 10 मोड 15, चूँकि 10 तो डिवाइड होता है नहीं 15 पे, तो आंसर वैसे का वैसे 10 ही बचा रिमाइंडर।
और 82 मल्टीप्लाई 76, इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 5986, ठीक है। तो उसका मोड 7 यानी कि 7 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 1, ठीक है जी। इसी तरह 51 + 68 इन्हें ऐड किया, जमा किया, आंसर आया 119, तो मॉड आया जी 0, रिमाइंडर 0। इसी तरह इससे मल्टीप्लाई करने के बाद इसका मॉड आया जी, डिवाइड करने के बाद 11 के साथ 4। इसी तरह इसका जो लास्ट वाला पार्ट है उसका रिमाइंडर बचा 5। क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास, फाइंड द इंटीजर्स s एंड t सच दैट 1 = 7s + 11t। यानी कि हमने s और t फाइंड करने का, अगर हम स्टैटिक में s और t की वैल्यू पुट कर दें तो आंसर हमारे पास 1 आए। तो कह रहे हैं शो दैट s एंड t आर नॉट यूनिक, कह रहे हैं कि ये भी बताएं कि s और t की एक ही वैल्यू नहीं आती, मुख्तलिफ वैल्यूज़ आ रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल s की अगर हमारे पास एक वैल्यू a आती है ना, तो ये इसकी यूनिक वैल्यू नहीं है, इसकी A1 A2 A3 A4 सोन इसकी वैल्यूज़ आ सकती हैं। इसी तरह टी की भी B1 B2 B3 B4 सोन वैल्यूज़ आ सकती हैं, ठीक है जी, यानी कि ये यूनिक नहीं है। तो चलते हैं जी, S एंड T विल बी यूनिक इफ़ S हैज़ ओनली वन वैल्यू एंड T हैज़ ओनली वन वैल्यू टू सेटिस्फाई इक्वेशन स्टैटिक। नो वी फाइंड वैल्यूज़ ऑफ S एंड T। देखें जी 7s + 11t = 1 होता है ना, तो s और t की वैल्यू अगर हम s - 3 पुट करते हैं और t = 2 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है जी 1। इसी तरह अगर हम s = 8 पुट करते हैं और t = -5 पुट करते हैं तब भी आंसर 1 आता है इक्वेशन स्टैटिक में, ठीक है जी। तो देखें जी सो ऑन, अगर यही सीक्वेंस चलता है तो देखें हम सीक्वेंस चलाते हैं जी, कैसे जी। एस पहला तो था हमारे पास -3, तो उसमें हमने 11 अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास 8 आंसर आता है। इसी तरह टी था हमारे पास 2, उससे अगर हम 7 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आंसर -5 आता है, ठीक है जी। देखिए -3 8 2 -5, इसमें 11 ऐड करते जाएं, इसमें 7 माइनस करते जाएं, तो हमारे पास सीक्वेंस जितना जो भी सीक्वेंस बनेगा ना एस का और टी का, वो सारा इक्वेशन स्टैटिक को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है जी। तो इसकी जो जनरल फॉर्म बनेगी ना वो बनेगी जी हमारे पास, ये सारी थ्योरी देखें आपने पढ़नी है। तो यहाँ से हमें ये भी प्रूफ होगा क्लियरली एस एंड टी आर नॉट यूनिक, क्योंकि इनकी कोई एक वैल्यू नहीं आ रही है, इनकी वैल्यूज़ मुख्तलिफ आ रही हैं। तो जो हमारे पास जनरल फॉर्म बनी ना वो हमारे पास एस = S0 + 11 के, S0 क्या जी हमारे पास फर्स्ट वैल्यू ये -3, और T0 क्या है जी फर्स्ट वैल्यू 2। तो इसमें हम क्या ऐड करें जी +11 के ऐड करें, ठीक है। के हमारे पास कोई सा भी कांस्टेंट है 0 1 2, जब के 0 होगा तो हमारे पास आंसर S0 ही आएगा, यानी कि -3 आएगा। जब के 1 होगा तो हमारे पास आंसर 8 आ जाएगा, जब के 2 होगा तो 19, के 3 30, इसी तरह टी के लिए है, ठीक है जी। तो जनरल फॉर्म हमारे पास क्या बने जी, S = S0 + 11 के और T = T0 - 7 के, वेयर के बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है जी। इंटीजर्स 0 भी होते हैं और प्लस माइनस भी होते हैं। तो ये फर्दर बस चेक के लिए किया हुआ है, ये आप रहने भी दें तो कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी, प्रूव दैट एवरी इंटीजर दैट इज़ कॉमन मल्टीपल ऑफ एवरी मेंबर ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ इंटीजर्स। कह रहे हैं जी एक फाइनाइट सेट ऑफ इंटीजर है, तो इज़ कॉमन मल्टीपल ऑफ एवरी मेंबर, उसके हर मेंबर का जो कॉमन मल्टीपल होगा ना वो मल्टीपल होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दो, वो उन सब का लीस्ट एलसीएम होगा, ठीक है जी। यानी कि हमारे पास ए बी सी डी एक सेट ऑफ फाइनाइट, ठीक है जी। तो अगर इनका एक मल्टीपल है जो सब का मल्टीपल है वो है हमारे पास एक्स, अगर वो सब का मल्टीपल है ना एक्स, ए का भी बी का भी सी का भी डी का भी, तो इन सब का मुश्तरक जो मल्टीपल होगा ना यानी कि कॉमन मल्टीपल वो भी एक्स ही होगा, यानी कि एक्स इन सब पे डिवाइड होगा, सिंपल यही बात है, ठीक है जी। लेट ए बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट सेट, ठीक है जी। वो हमने लेट कर लिया जी, क्या है जी कॉमन मल्टीपल, वो है ए। लेट बी बी एनी कॉमन मल्टीपल ऑफ एवरी मेंबर ऑफ फाइनाइट सेट, ठीक है जी। यानी कि कह लें जी जो बी है ना वो हर मेंबर का कॉमन मल्टीपल है, तो जो लीस्ट मल्टीपल है वो ए है, और जो हर मेंबर का मल्टीपल है वो बी है, यानी कि कॉमन मल्टीपल है, ठीक है जी। देन वी शो बी इज़ मल्टीपल ऑफ ए, ये चीज़ हमने शो करवानी है जी, ठीक है। स्टेटमेंट है प्रूव दैट एवरी इंटीजर दैट इज़ कॉमन मल्टीपल ऑफ
एवरी मेंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट इज़ मल्टीपल ऑफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है जी, ए हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल है और बी जो वो कॉमन मल्टीपल ऑफ एवरी इंटीजर है, तो हमने शो करवाना जो बी है ना हमारे पास वो ए का मल्टीपल है। ठीक हो गया जी। तो इफ़ बी इज़ मल्टीपल ऑफ ए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर बी ए का मल्टीपल है तो ए बी को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर ज़ीरो बचेगा हमारे पास। ठीक है जी, सिंपल, ये तो प्रूफ हो गया। और अगर देखें ऑन कॉन्ट्रेरी सपोज दैट बी इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ ए, लेट कर लें जी बी मल्टीपल ऑफ ए नहीं है, तो फिर कोई ना कोई तो रिमाइंडर बचेगा ना पूरा, क्योंकि बी फिर ए को डिवाइड पूरा पूरा नहीं करेगा, तो कोई ना कोई रिमाइंडर बचेगा। ठीक है जी, तो जब रिमाइंडर बचेगा तो हमारे पास बी की फॉर्म आ जाएगी बी इज़ इक्वल टू बी इज़ नॉट ए मल्टीपल ऑफ ए, देन वी कैन राइट बी इज़ इक्वल टू ए क्यूब प्लस आर, यानी कि ए जो होगा ना हमारे पास, यहाँ पे मैं थोड़ा सा उलट कह गया हूँ, बी नहीं डिवाइड करेगा ए डिवाइड करेगा बी को। ठीक है जी, तो जब बी कॉमन मल्टीपल नहीं होगा तो ए फिर पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगा बी को, तो फिर बी की फॉर्म ये वाली बनेगी बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर। तो आर रिमाइंडर क्या होगा जी, वो ए से ऑब्वियसली छोटा ही होगा, अगर ए के बराबर हुआ तो फिर तो ए डिवाइड कर देगा आर को, रिमाइंडर ज़ीरो। यानी कि अगर और ए से अगर बड़ा होगा तो ए फिर भी डिवाइड करेगा, ए अपने से छोटा करेगा आर को। ठीक है जी, और आर पॉजिटिव भी होगा, ये भी हमें पता है। ठीक है जी, इफ़ आर इज़ लेस दैन ए देन दिस शोज़ दैट आर इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है जी, अगर आर ए से छोटा है तो आर, तो ये शो करवा रहा है कि आर लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगी कि हमने सपोज किया हुआ कि ए लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, एलसीएम तो ए है, द फैक्ट दैट ए इज़ एलसीएम ऑफ एवरी मेंबर ऑफ अ नेट सेट, तो यानी कि आर ए से छोटा नहीं हो सकता, तो बड़ा तो हो ही नहीं सकता, तो ऑब्वियसली आर इज इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है जी, जब आर इज इक्वल टू ज़ीरो होगा तो बी इज इक्वल टू ए क्यू हुआ, तो दिस शोज़ दैट बी इज़ मल्टीपल ऑफ ए, यानी कि कंट्राडिक्शन आ गई, तो हैंस हमारे पास जो हमने प्रूफ करना था वो हमारे पास ट्रू है। ठीक है जी, हैंस बी इज़ मल्टीपल ऑफ ए। तो ये थे फर्स्ट चैप्टर का पहले 5 क्वेश्चंस। ठीक है जी, तरतीब के साथ, जो कि चैप्टर नंबर 00 है, उसके पहले 5 क्वेश्चन हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में कर देंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।